नमस्कार, यूपीएस पानल्स के डेली करंट की वीडियो में आपका स्वागत है। तो 7 बज गए हैं और अब टाइम है आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन का। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उनको जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो कितने क्लियर हुए हैं ये आप पहचान जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, जिसमें हम लोग को आज के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। तो आज यानी कि जनवरी 12 2025 का जो पहला पॉइंट है करंट का, वो है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को चंदे पर एडीआर की रिपोर्ट। एडीआर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसकी रिपोर्ट की कुछ बातें हम लोग पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं, और यहाँ पर ये राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की बात कर रहा है। इसने कहा है कि क्षेत्रीय दल यानी कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो राज्य विशेष तक सीमित सीमित हैं, जो राष्ट्रीय पार्टीज नहीं हैं, जो नेशनल पार्टीज नहीं हैं, उन्हें 2022-2023 में 217 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। और ये जो 217 करोड़ रुपए चंदे के रूप में इनको मिले हैं, ये 2119 जो दानदाता हैं उन्होंने दिया है। ठीक। मुझे बताइए कमेंट में कि क्षेत्रीय दलों की हम लोग बात कर रहे हैं और मैंने अभी राष्ट्रीय दलों की बात करी, तो हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक। तो यहाँ पर जो 217 करोड़ रुपए चंदे के रूप में प्राप्त हुए हैं, इसमें 20,000 रुपए से कम और 20,000 रुपए से ज्यादा दोनों ही दान शामिल हैं। यहाँ पर जो मुख्य प्राप्तकर्ता दल है जिनको चंदा मिला है, उसमें सबसे ज्यादा जो चंदा मिला है वो बीआरएस को मिला है, यानी कि भारत राष्ट्र समिति नाम के दल को मिला है, और ये मिला है 154 करोड़ रुपए। यानी कि 217 करोड़ रुपए जो कुल चंदा मिला है रीजनल पार्टीज को, उसका 71% अकेले किसको मिला है? बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति को मिला है। पांच और प्रमुख दल इसके सहित जिनको सबसे ज्यादा चंदा मिला है वो कौन कौन से हैं? बीआरएस यानी कि यही भारत राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके, और सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इन सभी पार्टीज को कुल मिलाकर 196 करोड़ यानी कि टोटल का 90% चंदा मिला है। तो जितना भी चंदा दिया गया है रीजनल पार्टीज को, उसका 90% अकेले इन पांच पार्टीज को मिला है, जो कि 196 करोड़ है। और 196 करोड़ में से 154 करोड़ अकेले केवल बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति को मिला है। ठीक। यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस को चंदे में कमी का सामना करना पड़ा है, जबकि बाकियों को पिछले साल के मुकाबले जो चंदा है वो ज्यादा मिला है, डोनेशन जो है वो ज्यादा मिला है। कैश में मिले चंदे की अगर बात करें, कैश डोनेशन की बात करें, तो केरल राज्य की पार्टीज को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, जो कि 9.09 लाख के साथ टॉप पर है। नगद डोनेशन पाने में दूसरा स्थान जो है पश्चिम बंगाल राज्य की पार्टीज को है, जिनको 5.91 लाख नगद चंदा मिला है। अगर हम चंदे की बात करें तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एक्ट है या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसकी धारा 29C1 में ये कहा गया है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन मिलता है, दान मिलता है, तो उसको उसका विवरण तैयार करना कंपलसरी है, और ये उसको चुनाव आयोग को रिपोर्ट करना होगा। यानी कि ऐसी रिपोर्टें आयकर से 100% छूट पाने के लिए चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती हैं, डिस्क्लोज करनी होती हैं, और चुनाव आयोग इन विवरणों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक भी करता है। ठीक। नेक्स्ट है दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय। जो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय है, दिल्ली सरकार के द्वारा एक हैंडबुक पब्लिश करी जाती है, जिसमें दिल्ली सरकार की जो स्टैटिस्टिकल जो इंफॉर्मेशन है, सांख्यिकी इंफॉर्मेशन है, वो दे के रखी जाती है। और यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई स्टैटिस्टिकल हैंडबुक यानी कि सांख्यिकी हैंडबुक, जिसमें 2023-24 का डेटा दिया हुआ है, स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है, वो अभी जारी करी गई है। और इसमें राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित डेटा दिया गया है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम लोग को यहाँ पर देख लेनी। और ये कहा गया है इसमें कि दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो 4,61,910 रुपए है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में इस डेटा हैंडबुक के हिसाब से दिल्ली देश में तीसरे स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो गोवा और सिक्किम की है, और इन गोवा और सिक्किम के बाद तीसरे स्थान पर दिल्ली आता है। जो हमारी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है औसतन, वो है 1,84,205, और इस 1,84,205 से दोगुनी है दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, दोगुनी से भी ज्यादा है।
और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में हर साल 7.4% की वृद्धि होती चली जा रही है। ये वार्षिक वृद्धि है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद वहां पर जो व्हीकल्स हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देकर रखी गई और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर वाहनों की संख्या में गिरावट आई है। 2020-21 में वाहनों की संख्या 1.22 करोड़ थी और 2022-23 में वाहनों की संख्या 79.45 लाख हो गई है। यानी कि लगभग 40 लाख ऑन एन एवरेज, अगर हम लोग देखें, लगभग 40 लाख अप्रोक्सीमेटली जो वाहन है उनकी संख्या में कमी आई है। 2023-24 में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। यानी कि जो एनरोलमेंट हो रहा है स्कूलों में उसमें लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या में हुई है वृद्धि। ठीक है, अब चलते हैं अगला। उड़ीसा की जो सरकार है वो विदेशों में काम करने वाले ब्लू कॉलर कामगारों का डेटाबेस तैयार करेगी। ब्लू कॉलर वाले कौन से? जो मेहनत का काम करते हैं उनको ब्लू कॉलर बोला जाता है। जो मजदूरी का काम करते हैं एक तरीके से कहा जा सकता है उनको ब्लू कॉलर काम किया जाता है, जो ऑफिस वर्क नहीं करते। इस सरकार को तो उनका ये डेटाबेस तैयार कर रही है और इससे क्या होगा, सरकार को उनके लिए योजनाएं बनाने और उनकी सहायता करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अक्सर ऐसे जो ब्लू कॉलर कामगार होते हैं बाहर जाके समस्याओं में फंस सकते हैं, इनका शोषण किया जाता है ना। तो इन घटनाओं के बढ़ने की वजह से उड़ीसा सरकार इनका जो है वो डेटा इकट्ठा करेगी और इससे उनके लिए जो भी जरूरी, इनके बेनिफिट के लिए जो भी योजनाएं हैं उन पे काम करेगी, है ना। क्योंकि कामगारों के शोषण जैसे कौन कौन से, वेतन न मिलना, खराब परिस्थितियों में रहना और कभी कभार बाहर जाने पर उनको बिल्कुल बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके दस्तावेज छीन लेते हैं, उनके पासपोर्ट वगैरह अपने कब्जे में कर लेते हैं जिससे कि वो वापस ना लौट पाए उनकी मर्जी के बिना। ठीक है, तो उनके दस्तावेज छीन लेना जैसी घटनाओं के कारण यह कदम उठाया जा रहा है और सरकार ब्लू कॉलर कामगारों की स्किल को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो जब बाहर जाए इनको तो उनको बेटर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो उनको मिल सकें। फिर है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA फेलोशिप 2025। ये जो INSA फेलोशिप है ये दी गई है, कई लोगों को दी गई है, लेकिन में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल पहले देखते हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल के जो सह संस्थापक हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष जिनका नाम है कृष्णा एला, उनको 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA की इंडिया फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो INSA है यानी कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स को फेलोशिप दे रही है ना। इसके पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर के, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को फेलोशिप नहीं दी गई है। यहाँ पर कुछ और लोगों को, जैसे कुछ वैज्ञानिकों को और कुछ और प्रौद्योगिकी विदों को यानी कि टेक्नोलॉजिस्ट को भी यहाँ पर फेलोशिप दी गई, जिनमें कौन कौन शामिल हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोडकर हैं। DRDO के पूर्व महानिदेशक VK सारस्वत को दी गई है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष अभी रिटायर हुए, उनकी जगह पर दूसरे आए हैं। कौन आए हैं मुझे नाम बताइए। S सोमनाथ को दी गई है। इन्फोसिस के सह संस्थापक S कृष्ण गोपाल कृष्णन को देकर रखी गई है और DDRND और DRDO के समीर वी कामत को दी गई है। ठीक है, एक और घटना हमारी है जो अभी कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने डेटा यहाँ पर दिखा निकाला है और ये बता रहा है कि जैसे कॉप जो सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर हो रही है, उसमें डिसाइड किया गया था, खासतौर से पेरिस जो हुआ था उसमें डिसाइड किया गया था कि जो धरती का तापमान है उसको प्री इंडस्ट्रियल जो एरा है उसके क्लाइमेट से 1.5 डिग्री के ऊपर, सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है। लेकिन कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने अभी ये बताया है कि ये सारी बातें धरी की धरी रह गई और 2024 में धरती का जो औसत तापमान है, वैश्विक ग्लोबल जो टेम्परेचर है, वो प्री इंडस्ट्रियल स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपने उन सभी जो चीजें हैं उनमें फेल एक तरीके से हो गए और हमको जो हमने डिसाइड किया था कि इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे, वो 2024 में ही क्रॉस कर गया। तो इसके द्वारा सार्वजनिक किए गए डेटा के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। ये काफी वैसी बात है। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जो जलवायु सम्मेलन है जिनको हम COP के नाम से जानते हैं,
उनका उद्देश्य क्या था कि दुनिया भर के नेताओं को उत्सर्जन कम करने के उपायों पर सहमत करना, जिससे कि तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना बढ़े। और सबसे ज्यादा कोशिश ये की गई थी, 2 डिग्री तो आगे हो गया, हम इसको 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोक के रखेंगे। ये यहाँ पर इनका जो एम्फेसिस होता था वो ये होता था। लेकिन 2024 का औसत तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस था, जो कि 1991 2020 के औसत से 0.72 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है। 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, और 2023 से भी 0.12 डिग्री सेल्सियस गर्म था। ये 1991 2020 की बात है, तो 1991 2020 का ये जो साल है, इनसे 0.72 डिग्री, लेकिन जो प्री इंडस्ट्रियल है उससे 1.5 डिग्री। तो हमने ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की बात की थी वो प्री इंडस्ट्रियल से की थी, जिसको हम डिफीट, हमारा ये पर्पस कर गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में, यानी कि 2015 2024 में हर साल जो तापमान है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और पिछले साल से ज्यादा तापमान निकल के आता है हर साल। 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, जो 2023 से भी 0.12 डिग्री सेल्सियस गर्म था। और देखिए, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2025 2024 से भी ज्यादा गर्म साबित होगा। इसमें यह भी बताया गया कि 2024 में जो समुद्र की सतह का तापमान था, ये रिकॉर्ड उच्चतम, रिकॉर्ड हाईएस्ट पहुंच गया, जो कि 20.87 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि 1991 से 2020 तक के में जो तापमान रहा उससे 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ये इतना जो टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं ना, कि आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, आधा डिग्री भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये एवरेज है। ठीक है। ये एवरेज इंक्रीज टेम्परेचर की है। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने और कही है कि एक वर्ष में 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान ऊपर जाना यह संकेत है कि हम खतरनाक रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापमान वृद्धि के करीब पहुंच रहे हैं। तो अभी तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा है, किसी पर्टिकुलर दिन पहुंच गया होगा, लेकिन ये इससे अब ये एक चीज क्लियर हो गई कि हम जनरली अब हमारा जो तापमान होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवरऑल ऊपर हो जाएगा, इसके भी हम नजदीक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। इससे एक खतरा साबित निकल के आ रहा है। 2024 के तापमान में जो वृद्धि हुई है संकेत करती है कि 2050 तक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। और अगर इतना ज्यादा हो गया और थोड़ा सा और बढ़ गया तो जो आइस कैप्स हैं, ठीक है, जो क्रायोस्फीयर है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और बहुत तेजी से पिघलेगा। फिर है हमारा सिंगापुर के राष्ट्रपति का भारत दौरा। सिंगापुर के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके 60 साल पूरे हो रहे हैं, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत और सिंगापुर दोनों जगहों पर पूरे साल के लिए कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे। और उसी के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति, जिनका नाम थरमन षणमुगरत्नम है, वो 15 से 18 जनवरी को भारत की यात्रा करेंगे। ये दौरा क्यों हो रहा है? भारत और सिंगापुर के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, द्विपक्षीय संबंध, उनके 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसके 60 वर्ष पूरे होने को सेलिब्रेट करने के लिए वो आ रहे हैं, और वो ओडिशा के दौरे पर भी जाएंगे। यहाँ पर वो भारत बायोटेक के वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा करेंगे, साथ ही साथ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज यानी कि ITES के द्वारा स्पॉन्सर्ड समर्थित वर्ल्ड स्किल सेंटर का दौरा भी वो करेंगे। साथ ही साथ उड़ीसा में ही वो दो समझौता ज्ञापनों पर यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी करेंगे। फिर वो पूर्व CII के महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करेंगे, सिंगापुर भारत संबंधों में योगदान देने के लिए। कौन करेगा? सिंगापुर के राष्ट्रपति करेंगे। किसको करेंगे? पूर्व CII महानिदेशक तरुण दास को करेंगे। यूनिसेफ की तरफ से अभी एक बयान आया है कि सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है उस वजह से वहां पर जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है, और बच्चों के बीच में जो कुपोषण है, जो मैल न्यूट्रिशन है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के अनुसार इस वर्ष सूडान में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 3.2 मिलियन यानी कि लगभग 32 लाख बच्चों को तीव्र कुपोषण का सामना करना पड़ सकता है, बड़े भयानक मैल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें भी 7,72,000 बच्चे जो होंगे वो सीरियस मैल न्यूट्रिशन से पीड़ित होंगे। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की IPC की रिपोर्ट के अनुसार सूडान के 5 रीजन्स में पहले से ही फाइमाइन जो है वो आ चुका है। और इन सब का एक बड़ा कारण ये है सूडान में चलने वाला जो गृह युद्ध है। सूडान में 20 महीने से सूडान की सेना और जो पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF उसके बीच में युद्ध जारी है। हजारों लोग मारे गए हैं।
और इसकी वजह से जो यूएन है उसने बताया है कि 12 मिलियन से भी ज्यादा लोग वहां से विस्थापित हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? निकोलस मादुरो। इन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे 6 वर्षीय कार्यकाल की शपथ ली है। यानी कि वेनेजुएला में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, वो कितने समय का होता है? 6 साल का होता है। भारत में कितने समय का है? 5 साल का है। यूएसए में कितने समय का है? यूएसए में 4 साल का है। ठीक, जबकि यहाँ पर कितने साल का है? 6 साल का है। और ये इनका इनका जो टेन्योर होगा वो 2024 से 2030 तक चलेगा। हालांकि निकोलस मादुरो जो है तीसरी बार राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ शपथ ली है, तो कई सारे जो देश हैं, कई सारी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, कंट्रीज हैं, वो इसको इलीगल बता रही हैं और उसको डेमोक्रेटिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके विपरीत बता रही हैं, और ये कह रही हैं कि यहाँ पर बेईमानी से, अनियमितता के साथ और असमानता यहाँ पर चुनाव में फॉलो करी गई है, जिसकी वजह से निकोलस मादुरो जो है वो चुनाव को गलत तरीके से जीते हैं। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कई सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इस चुनाव को मान्यता देने से मना किया है और कहा है कि यह अनियमितता से भरा और असमानता, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी थी इस चुनाव में, बेईमानी से जीते हैं। फिर आते हैं हम लोग खेल में स्मृति मंधाना इंडियन जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसकी मेंबर है, और ये 4,000 रन तक पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज बनी है। इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 29 गेंदों में 41 रन बनाने के बाद 4,000 रन का जो आंकड़ा है ये पार किया है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाली पूर्व कप्तान मिताली राज के बाद वो दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो यहाँ पर दूसरी भारतीय बल्लेबाज महिलाओं में बात हो रही है कि स्मृति मंदाना दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज, इन्होंने टोटल 4,000 रन क्रॉस किए हैं। और इसके पहले कौन थी? मिताली राज थी, जिनका जो था वो 7,805 था। ये जो 4,000 रन है ये स्मृति मंधाना ने 95 इनिंग्स में 95 पारियों में पूरा किया है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे तेज 4,000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया की बिलिंडा क्लार्क के पास है, जिन्होंने केवल 86 इनिंग्स में ही 4,000 रन बना लिए थे। दूसरे नंबर पर मेग लैनिंग है, जिन्होंने 89 इनिंग्स में ये 4,000 रन बनाए थे। स्मृति मंदाना तीसरे स्थान पर हैं सबसे तेज 4,000 रन पूरा करने वाली खिलाड़ी के लिस्ट में, जिन्होंने 95 इनिंग्स में 95 पारियों में 4,000 रन पूरे किए हैं। खेल से संबंधित एक और, नीरज चोपड़ा स्टार खिलाड़ी हैं भारत के, और 2024 के लिए इनको ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट किया क्या गया है कि उनको यहाँ पर नामित कर दिया गया, यानी कि उनको घोषित कर दिया गया कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी हैं। हालांकि ओलंपिक में उनका स्थान दूसरा था, सिल्वर मेडल मिला था, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने उनको हरा दिया था और गोल्ड जीता था, और इन्होंने जीता था सिल्वर। ठीक, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी इनके परफॉर्मेंस में है। और यहाँ पर इस खिताब के लिए, यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी का जिनको खिताब मिला है, इसके लिए उन्होंने ग्रेनेडा के 2 बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को हराया है। उनको पछाड़ कर उन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी का जो खिताब है वो हासिल किया है। तो ये हमारा आज का करंट, आज बहुत ज़्यादा नहीं था। इसको तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए, अपने सपने पूरे करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।